चलो, गुड आफ्टरनून ऑल। 12th चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने दो चीज़ें देखी हैं, ठीक है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। अब हम लोगों को आगे भी यही सारी चीज़ें देखनी है कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी और इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा। हम लोग इस चैप्टर को, ठीक है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल रूप में पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब क्या एनालिसिस करना है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और उसको जो भी हमारा एनालिसिस होगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशो एनालिसिस, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स contained in the financial statement to have a better understanding of the working and the financial position of a business, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का मतलब होता है कि आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, चाहे हम लोग रिवेन्यू की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, किसी भी पोर्शन की, शेयर होल्डर्स की बात करें, डिबेंचर होल्डर्स की बात करें, या हम लोग रिजर्व सरप्लस की बात करें, करंट की बात करें, नॉन करंट की बात करें, सारे फैक्टरों का आपस में एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से एक बेटर वे में हमारा, है ना, काम चल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि टोटल शेयर होल्डिंग से कितना पैसा आया और टोटल असेट्स कितनी है, ठीक है, तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों का रिलेशन निकालें, तो उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना। उस रिलेशन को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, बाय परसेंटेज। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई है कि परसेंटेज के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर रेशो के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब सिंपल सा है, सिस्टमेटिक प्रोसेस स्टडी की रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर। जितने भी फाइनेंशियल फैक्टर है उनका आपस में रिलेशन पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन, आपस में रिलेशन पता करना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कहलाता है। आगे वो रहा है financial analysis consisting in separating facts according to some definite plan, arranging them in groups according to certain circumstances, and then presenting them in convenient and easily read and understandable form, ठीक है। वही वाली बात उसने वापस बोली है। एक हम लोग यहाँ पर फिने एंड मिलर की एक डेफिनेशन लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मोर कंप्रेहेंसिव स्टडी ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूजिंग द टूल्स ऑफ एनालिसिस टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता करना है या फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है, तो हम लोग हमारे करंट ईयर को प्रीवियस ईयर, ठीक है, अब करंट ईयर का प्रीवियस ईयर, हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे, है ना, हमारे पास जो मटेरियल होगा, हमारे पास जो भी डेटाज होंगे, उनको हम लोग हमारे करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करेंगे, स्टडी करेंगे, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है, कितना हम लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, कितना फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग टूल्स के द्वारा, टूल्स का मतलब क्या, जो हमारी टेक्निक्स होती है, जो हमारे मेथड्स होती है, उनके द्वारा हम लोग निकालते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्यों किया जाता है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना। टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, एनालिसिस हेल्प्स इन मेजरिंग द प्रॉफिट्स एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। किसी भी बिजनेस की अगर अर्निंग कैपेसिटी हम लोगों को पता करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी पता करनी है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन जजिंग वेदर द प्रॉफिट्स आर एक्यूरेट और नॉट, है ना। इससे हम लोगों को पता चलेगा, जज करने का मौका मिलेगा कि हमारी जो प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट जो है वो एक्यूरेट है या नहीं। टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। किसी भी बिजनेस की अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता करनी है, तो बिजनेस का हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों को बताएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, है ना, एट द करंट ईयर में क्या पोजीशन है। इट हेल्प्स इन जजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ अगर हम लोगों को पता करनी है कि किस तरीके से फाइनेंशियली साउंड है, कितना साउंड है, तो हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू।
to make comparative study within the firm, intra firm and with other firms. Inter firms analysis helps in comparisons of financial statement, ठीक है। अब कंपैरिजन दो तरीके से होता है, या तो अपनी फर्म का अपनी फर्म के अंदर से कंपैरिजन किया जाए या फिर दूसरी फर्म के थ्रू, है ना। अपनी फर्म का अपनी फर्म के अंदर से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, एक डेटा हमारा करंट ईयर का हो गया, एक डेटा हमारा प्रीवियस ईयर का हो गया, तो हमारी फर्म का हमारी फर्म के साथ में अगर कंपैरिजन किया है तो इंट्रा फर्म कहलाएगा, और अगर अदर फर्म के साथ होगा तो इंटर फर्म कहलाएगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपैरिजन, जो हम लोग बात करें उसको हम लोगों ने दो टाइप में बांटा है, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इट इज़ द इंट्रा फर्म की बात करें, इट इज़ द कंपैरिजन विद इन द बिजनेस इस प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेंड एनालिसिस। एक फर्म में एक प्रीवियस करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से या फिर डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से जो भी एनालिसिस होगा, जो भी कंपैरिजन होगा, वो हमारा इंट्रा फर्म हो जाएगा। और इंटर फर्म का मतलब इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ वन बिजनेस टू अनदर, इज कंपेयरिंग वन कंपनी टू अनदर, है ना। एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ में जो कंपैरिजन होता है उसको हम लोग इंटर फर्म एनालिसिस इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। इट इज़ नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है। टाइप्स की बात करें फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कितने टाइप होते हैं, तो मेनली हम लोग दो टाइप की बात करते हैं। देयर आर टू मेन अप्रोचेस फॉर द एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस फिगर इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स आर कंपेयर्ड एंड एनालाइज्ड, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा साल के हम लोगों को फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को डेटाज दिए हुए हैं, फिगर दिए हुए थे, उनको कंपेरिजन करना, ठीक है। इट हेल्प्स इन नोइंग द ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस ओवर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो हम लोग स्टेटमेंट के आगे जाके बात करने वाले हैं, और कैश फ्लो भी हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, हमारा टर्म 2 का चैप्टर है। अभी हम लोग तो नहीं पढ़ेंगे, टर्म 2 में पढ़ने वाले हैं, तो इन दोनों को हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग इंट्रा फर्म एनालिसिस भी बोलते हैं। इंट्रा फर्म मतलब कि एक ही फर्म का अपने ही करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से या फिर डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से एनालिसिस करना, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल ईयर आर एनालाइज्ड, ठीक है। सिंगल ईयर का एनालिस्ट करना, ठीक है। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ सिंगल ईयर और पीरियड, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैटिकल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंडिंग टू relating to particular accounting periods are example of this type of analysis. It is also called interfirm analysis, ठीक है। अब वर्टिकल एनालिसिस जो होता है वो इस तरीके से कि एक ही साल का हम लोग एनालिसिस करें, लेकिन एक आइटम को दूसरा आइटम के साथ एनालिसिस करना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि शेयर होल्डर, टोटल शेयर होल्डर का हम लोगों ने असेट्स के साथ में रिलेशन देखा कि किस तरीके से हमारा शेयर होल्डर फंड है और असेट्स का उसके साथ में क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, कितना परसेंटेज में रिलेशन है। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे वर्टिकल एनालिसिस में, जिसको हम लोग इंटरफर्म एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस का, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस इज फॉर द 2 यूज़र्स, है ना। अगर हम लोग बात करें इंटरनल यूज़र्स की, ठीक है, या तो हम लोग इंटरनल यूज़र्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल यूज़र्स की बात करेंगे, हमारे जो भी इंपॉर्टेंस है एनालिसिस का, उनका 2 तरीके से 2 यूज़र्स उसका प्रॉफिट या बेनिफिट उठा सकते हैं, या तो इंटरनल यूज़र्स उठाएंगे या फिर एक्सटर्नल यूज़र्स उठाएंगे। तो इंटरनल यूज़र्स में बात करें तो दिस आर द यूज़र विद इन द बिजनेस विच रिक्वायर एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। जो हमारे आंतरिक, हमारे जो अंदर के जो भी मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉयज़ होगी, ठीक है, जो अंदर वाले व्यक्ति हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन यूज़ में आएगी वो हमारे इंटरनल यूज़र्स कहलाते हैं। और वो क्यों करते हैं, तो और मैनेजमेंट की बात करें, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स ओन डिसीजंस टेकन एंड टेक करेक्टिव मेजर्स इन फ्यूचर। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट को क्यों एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, प्रॉफिट का पता लगाने के लिए, लिक्विडिटी के लिए, कितना लिक्विडिटी है ना, कितना पैसा है, सॉल्वेंसी का, हमारी फर्म की क्या पोजीशन है, कितना सॉल्वेंसी है, इन सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए, ताकि आगे हम फ्यूचर को देखते हुए डिसीजन ले पाए। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ नीड एनालिसिस टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सैलरी एंड बोनस दे विल गेट, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं,
का उनको पता होना चाहिए कि हम हमारे फर्म की, हमारे बिज़नेस की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, ताकि उनका डायरेक्ट रिलेट किससे होता है, सैलरी का। सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा मैटर करेगा उनका। कि अगर उन एनालिसिस वो भी करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना साउंड है हमारा बिजनेस। नेक्स्ट हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो एक्सटर्नल दिस आर द यूजर्स आउटसाइड द बिजनेस विच रिक्वायर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाहर के जो व्यक्ति होते हैं, बाहर के व्यक्ति कौन है, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, है ना, गवर्नमेंट हो गई, या बाहर के एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स की बात करें, इन्वेस्टर वांट टू नो द अर्निंग कैपेसिटी इन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स इन असेसिंग द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट और रीजनेबल रिटर्न, ठीक है। इन्वेस्टर चाहेगा कि हम लोग जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो कंपनी साउंड हो, अच्छी हो, ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है उनको अच्छे मिल सके, सेफ्टी के साथ मिल सके। मतलब कि पैसा कम से कम सेफ्टी तो हो, तो इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन जरूरी है इस चीज़ की। क्रेडिटर्स की बात करें, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स वांट्स टू नो द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, वेयर एज लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स वांट्स टू नो अबाउट द सॉल्वेंसी पोजीशन एंड एबिलिटी टू पे द इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली, ठीक है। क्रेडिटर्स जो है, जो कि हमारे फर्म को उधार माल बेचता है, वो चाहता है कि लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हो, मतलब कि पैसा वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये उनको अगर लगेगा तो वो उधार देंगे, अदरवाइज उधार नहीं देंगे। तो क्रेडिटर्स को भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट की बात करें, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन फॉर टेकिंग टैक्सेशन डिसीजन एंड टू टेक डिसीजन अबाउट द प्राइस रेगुलेशंस। गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट देखेगी कि टैक्सेशन किस हिसाब से लगा है, टैक्स का डिसीजन लेने के लिए या फिर प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, प्राइस डिसाइड करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी प्राइस के डिसाइड करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी पता होनी चाहिए कि कंपनी कितनी साउंड है या नहीं है, ठीक है। फॉर एम्प्लॉयज़ की बात करें, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी फॉर असेसिंग बोनस, है ना, वही कम एम्प्लॉयज़ हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें पढ़ लिया था। तो एम्प्लॉयज़ को भी पता होना चाहिए कि कंपनी किस तरीके से साउंड है, ताकि आगे उसको सैलरी, बोनस, इन चीज़ों के बारे में, है ना, अच्छे से जानकारी मिल सके। तो यह चैप्टर हम लोग यहाँ पर इसी के साथ में एंड भी करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना कुछ नहीं है। जो एनालिसिस वाला क्वेश्चन है कि एनालिसिस कैसे करना है, रेशियो के द्वारा, परसेंटेज के द्वारा, वो आगे आने वाला चैप्टर है, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली है कि करना क्या है, कैसे करें, है ना, एनालिसिस करना है, और एनालिसिस कैसे करना है वो आगे हम जाके अगले चैप्टर में इसी को एनालिसिस का पार्ट बनाएंगे। इसी को हम लोग सवालों के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म कर देते हैं। इस वीडियो के साथ में ये चैप्टर यहीं ख़त्म। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब भी क्लास में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, रेशो एनालिसिस के साथ में मिलेंगे, ठीक है।